बच्चों आपके लिए आज पीरियोडिक टेबल चैप्टर लेकर आया हूँ। यह आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से 5 से 6 नंबर एग्जाम में पूछ ही देता है, लमसम हर साल पूछे हुआ। तो चलिए दोस्तों, आपके इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है और किसने इसका निर्माण किया और अभी तक कितने तत्वों का निर्माण हुआ है। तो सारी बात आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहे वीडियो को और एक एक स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करें, ताकि आपके दिमाग में सीधा उतर जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं बिना देरी किए हुए इसके ओर बढ़ रहा हूँ, बतला रहा पीरियोडिक टेबल के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे तत्वों के बारे में, यानी एलिमेंट्स के बारे में। पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स होते हैं तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। पीरियोडिक टेबल में अभी तक 100 बुक के अनुसार 118 तत्वों का निर्माण हो चुका है। ठीक है, और किन किन व्यक्ति ने इनको बनाने में योगदान दिया है ये भी बात आपको बताएंगे। ठीक है, तो बतलाया गया है इसमें धातु, अभी तक 91 धातु का खोज हो चुका है, जो 91 है। ठीक है, और आगे यह बतलाया गया है इसमें अधातु, कितने अधातु का अभी तक खोज हो चुका है तो 20 अधातु का खोज हो चुका है। और उपधातु, अधातु के बारे में बतला दिया और उपधातु के बारे में बतलाया गया। अभी तक 7 उप धातु का खोज हो गया, जो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए भले भांति यहाँ पर दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। देखिए सारा उप धातु है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने इनका खोज किया था, है ना। तो सबसे पहले एक लामवाजे वैज्ञानिक व्यक्ति नाम था, लामवाजे एक व्यक्ति का नाम था, जिसने धातु और अधातु के आधार पर इनको सजाने की कोशिश किया था। देख लिए कितना खूबसूरत तरह से सजाया गया है। देखिए इस तरह से, जिस तरह से आप लोग एक घर में या एक लाइब्रेरी में बुक देखते हुए सजाते हुए देखते हुएगा, उसी तरह से इस पीरियोडिक टेबल में भी देखिए किस तरह से, किस प्रकार से यह सजाया गया है ना। तो चलिए बतला रहे लामवाजे एक वैज्ञानिक थे, जिसने धातु और अधातु के अनुसार सजाने की कोशिश किया था, लेकिन उनका नियम बेकार चला गया, है ना। वो ज्यादा दिन टिक नहीं सका, क्या टिक नहीं सका, इसलिए उनका नियम यह बेकार चला गया था। और उनके बाद दिखाने की कोशिश करेंगे हम। देखें यहाँ पे बतला रहे हैं, यहाँ पे देखने की कोशिश आप लोग कर सकते हैं ना। यहाँ पे आपको भली भांति दिखता होगा स्क्रीन पे। देखिए उसके बाद डोबेराइनर का तृतीयक सिद्धांत लागू हुआ नियम, है ना, जिन्होंने 3 धातु पर उसके अनुपातों में वर्गीकरण यानी सजाने का कोशिश किया, जो भली भांति आप लोग देख रहे हैं। 1829 ईस्वी में इसका इन्होंने निर्माण किया था, लेकिन इनका भी नियम फेल हो गया। चलिए तो दोस्तों बतलाता हूँ तृतीयक नियम किस तरह से सजाया गया था। ठीक है, तो तृतीयक नियम अनुपात के आधार पर सजाया गया था, है ना, अनुपात के आधार पर सजाया गया था। और अनुपात के आधार पर सजाने के बावजूद भी इनका नियम ज्यादा दिन टिक नहीं सका। जैसे बतला देते आपको, जैसे एक ले लिए थे फॉस्फेरस ले लिए थे, और एक ले लिए थे, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पे दिखने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे है ना, यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, है ना। यहाँ पर मैं दिखला रहा हूँ आपको, जैसे एक यहाँ पे एक तत्व ले लिए एल्युमिनियम, है ना, एल्युमिनियम, और एक तत्व ले लिए फॉस्फेरस, है ना। यहाँ पे तो एल्युमिनियम के Al कितना होता है, 13 होता है ना, Al। तो A प्लस C, है ना, A प्लस C, है ना, और बीच में बोले B यहाँ पे डाल दीजिए, आपका अनुपात पूरा हो जाएगा। यानी कि A प्लस C इज इक्वल बाई 2, है ना। इसके आधार पर काट दिए और बोले तीसरा नियम तैयार हो जाएगा। जैसे हम आपको सजा के बतला रहा हूँ, जैसे Al लिए तो Al का परमाणु संख्या होती है 13, और यहाँ पे Al के बाद होता है P फॉस्फेरस, P 15 होता है ना। 13 के बाद 15/2, है ना। तो 13 15 आप लोग भली भांति जानते होइएगा, 5 3 8 1 1 2, है ना, 28 होता है बाई 2, है ना। इसको काटेंगे तो 14 मरतब, यानी कि इसका 14 आ रहा है ना, 14 आ रहा। तो यानी कि यहाँ पे 14 आप लोग देख सकते हैं। 13 और 15 के बीच में क्या होता है, 14 होता है, यानी 14 होता है। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर भी देख रहे होइएगा,
13 और 15 के बीच में 14 आ गया है ना सिलिकॉन। तो इस तरह से अनुपात में वो लोग सजाने की कोशिश किया, लेकिन इनका भी नियम ज़्यादा दिन टिक नहीं सका, है ना। उसके बाद इन्होंने, देखिए यहाँ पे बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, इन्होंने 1829 ईस्वी में ये तिर्यक नियम दिया था, है ना, जिसके आधार पर, अनुपात के आधार पर ये तिर्यक नियम दिया था। इन्होंने सजाने की कोशिश किया, लेकिन इनका नियम ज़्यादा दिन टिक नहीं सका, ठीक है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। उनके बाद न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत दिया इन्होंने। न्यूलैंड साहब इनके नियम जब फेल हुआ तो न्यूलैंड साहब ने बोले चलिए हटिए, आपसे नहीं हो रहा, मैं करके देख रहा हूँ। तो इन्होंने जब करने की कोशिश किया तो अष्टक सिद्धांत दिया, जो सारा गामा पादा निशा है, जो सारा गामा पादा निशा। देखिए आप लोग मैं दिखलाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पे देखिए सा रा गा मा, सारा गा मा, देखिए यहाँ पे सारे गा मा पा द नी सा, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बतलाने की कोशिश करूँ, यानी कि इन्होंने बोले शुरू के जो शब्द और लास्ट के जो शब्द दोनों सेम होगा तभी ये फॉलो होगा, यानी कि ये आवर्त सारणी सजेगा। लेकिन इनका भी नियम बेकार हो गया, है ना, इनका भी नियम बेकार हो गया। जैसे आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर आप लोग के दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे इन्होंने बोले क्या बोले, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सोडियम, है ना, सोडियम स्कैंडियम ले लेते हैं ना, और यहाँ से इन्होंने 8 नियम दिए। तो अष्टक नियम है, अष्टक है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8वां यहाँ से यहाँ तक इनका सजाने की कोशिश किया, लेकिन इनका भी ये नियम फेल हो गया। क्या फेल हो गया? इसीलिए उसके बाद मेंडलीव साहब ने आए। कौन? मेंडलीव साहब ने आए, जो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं ना, मेंडलीव साहब ने। देखिए यहाँ पे मेंडलीव साहब के बारे में बतला रहा हूँ। मेंडलीव साहब आए, इसका भी नियम अष्टक नियम फेल होने के बाद, है ना, 1863 ईस्वी में इन्होंने अष्टक नियम दिए थे न्यूलैंड साहब। उसके बाद मेंडलीव साहब ने आए, उन्होंने बोले, मेंडलीव साहब ने ये परमाणु, है ना, परमाणु द्रव्यमान पर सजाने की कोशिश किया। कब? 1869 ईस्वी में। किस पर? परमाणु द्रव्यमान पर, है ना, परमाणु द्रव्यमान पर सजाने की कोशिश किया। आप लोग देख सकते हैं ना, द्रव्यमान पर, परमाणु द्रव्यमान पर सजाने की कोशिश किया, लेकिन इनका भी नियम यानी कि ज़्यादा दिन टिक ना था, लेकिन सक्सेस हुआ। कुछ दिन तक इनका नियम बहुत धमाल मचा के चला, है ना, 1869 ईस्वी में, लेकिन ज़्यादा सक्सेस हो नहीं पाया, है ना। लेकिन अगर पूछते एग्जाम में आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता, तो आप लोग आंख मूंद के मारिएगा, मेंडलीव साहब को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है ना। उनके बाद आया आधुनिक आवर्त सारणी, है ना। मोसले जी ने थे आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण, मोसले जी ने थे जो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया, जो उन्होंने आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 1913 ईस्वी में, है ना। मोसले साहब ने कब किया? 1913 ईस्वी में किए आधुनिक आवर्त सारणी। इन्होंने बतलाया परमाणु संख्या के आधार पर इन्होंने खोज किया, है ना, परमाणु संख्या के आधार पर इन्होंने खोज किया। देख लीजिए, आप लोग बतला रहे हैं, परमाणु संख्या के आधार पर ना इन्होंने बताया आधुनिक आवर्त सारणी को। इनका भी कुछ दिन तक, ये भी चाचा का नियम कुछ दिन फॉलो हुआ, और इनका नियम आधुनिक आवर्त सारणी के नियम अभी तक चल रहा है, और देखिए अभी तक चल रहा है। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछ दे, यहाँ से हम आप बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो आप भले भांति जानते होइएगा 118 तत्व अभी तक खोजा गया है ना। और अगली क्वेश्चन अगर पूछ दे धातु की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बतलाने की कोशिश कीजिएगा 91 होती है, अभी तक 91 होती है, ठीक है। और आगे अगर उपधातु की संख्या पूछ दे तो बोलिएगा 7 होती उपधातु, है ना। अगर अधातु की संख्या पूछ दे तो आप लोग बड़ी आराम से बतला दीजिएगा 20 होते हैं। उपधातु की संख्या कितनी होते हैं? 20 होते हैं, 20 होते हैं। यहाँ पर हम लिखने की कोशिश करूँगा 20, है ना, 20 यहाँ पे अधातु की संख्या होती है ना। अधातु आप लोग समझ गए होइएगा। चलिए
आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोग इतना खेला आप लोग समझ गए हुए, इतना जो मैंने खेला आपको खिलाया तो आप समझ गए। डोवेराइनर सबसे पहले लंबाजे आए जो ना धातु अधातु के बारे में बतलाया, उनका नियम नहीं चला, फेल हो। उसके बाद डोवेराइनर साहब आए ने वो तिर्यक सिद्धांत दिए जो अनुपातों के आधार पर सिद्धांत दिए, उनका भी नियम नहीं चला। उनके बाद न्यूलैंड साहब ने आए जो अष्टक सिद्धांत पे काम किया, जो सारा गामा पादीना स है ना, उनके आधार पर इन्होंने बतलाए, उनका भी ज़्यादा दिन तक ही न चले। शुरू का अक्षर और लास्ट के अक्षर के बारे में बतलाया, स शुरू होनी चाहिए और लास्ट में सा होनी चाहिए, और सा सा मैच करेगा तो यहाँ पे हम लोग आराम से धातु और धातु का एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इनका भी कथन गलत होगा। उसके बाद मेंडली साहब ने परमाणु द्रव्यमान पर सजाने की कोशिश किया। इनका भी 1869 में, यह कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, ये रूस के रहने वाले थे, है ना। 1869 इसमें सजाने की कोशिश किया और यह कुछ हद तक सजाए भी और कुछ हद तक इनका सक्सेस भी हुआ। उनके बाद आधुनिक आवर्त सारणी मोसले साहब ने बनाया, सजाया, और यह परमाणु संख्या के आधार पर इन्होंने सजाया, ठीक है। पर मोसले साहब ने परमाणु संख्या के आधार पर सजाया, जिन्होंने 1913 ईस्वी में इनका बहुत बड़ा योगदान था, है ना। अभी तक आधुनिक आवर्त सारणी अभी तक चल रहा है। चलिए अभी हम लोग आवर्त सारणी पर बढ़ते हम लोग देखने की कोशिश करेंगे यहाँ से, है ना। देखिए यहाँ से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे आवर्त सारणी पर, तो यहाँ पर हम लोग बढ़ेंगे आवर्त सारणी के ऊपर, है ना। अगर यहाँ पर अगर पूछ देगा एग्जाम में, अगर हर साल पूछता है, ठीक है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। अब यहाँ से बहुत वीवीआई क्वेश्चन सब बनने जा रहा है ना, इसलिए आप लोग गौर से देखिएगा, एग्जाम हॉल में यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए आप लोग गौर से देखिएगा। ये होता है, देखिए ये होता है क्षैतिज रेखा, जिनको आवर्त बोलते हैं ना, आवर्त सारणी, है ना, आवर्त पंक्ति, है ना, आवर्त, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। यहाँ पर हम लिख देने की कोशिश करेंगे क्षैतिज रेखा, ठीक है। ये क्षैतिज रेखा यानी कि ये 36 कतार होता है, ठीक है, और ये 36 कतार होता है ना। और ये होता है उदर्ग, मतलब वर्ग होता है ना, इस तरह से वर्ग होता है, ठीक, इस तरह से वर्ग होता है। तो आप लोग भली भांति समझ गया, इसको बोलते हैं क्षैतिज और इसको बोलते हैं क्षैतिज, और इसको बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? इसको वर्ग बोलते हैं ना, आप लोग भली भांति समझ गए होगा, ठीक है, इसको क्षैतिज बोलते हैं। चलिए अगली टॉपिक और हम लोग बढ़ रहे हैं ना। देखिए अगली टॉपिक हम बताने जा रहे हैं, यहाँ से आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन बनता। अब यहाँ पर हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, इसको कौन सा ब्लॉक बोलते, 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 है ना। तो ये होता है एस ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक होता है? एस ब्लॉक होता है ना। ये होता है यहाँ से लेके, देखिए यहाँ से लेकर, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, यहाँ तक, ये एस ब्लॉक कहलाता है। कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक कहलाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ से लेकर यहाँ तक एस ब्लॉक कहलाता है, ठीक है, आप लोग देख लिए। और यहाँ से यहाँ तक एस ब्लॉक, यहाँ पर कुछ इशू हो रहा है ना लिखने में, एस ब्लॉक। चलिए और यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको पी ब्लॉक बोलते हैं ना, सॉरी डी ब्लॉक बोलते, इसको डी ब्लॉक बोलते हैं। कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक बोलते हैं ना, डी ब्लॉक। और इसको एस ब्लॉक बोल, इसको एस, यहाँ पर डी, यहाँ इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है ना। देखिए यहाँ पर आप लोग देख चुके होइएगा, ये पी ब्लॉक होता है और ये डी ब्लॉक होता है और ये एस ब्लॉक होता है, और यहाँ पर जो बच गया है वो एफ ब्लॉक होता है। कौन सा ब्लॉक? एफ ब्लॉक होता है, ठीक है। तो आप लोग भली भांति जान गए होइएगा, यहाँ से यहाँ तक जो तत्व है जो पी ब्लॉक में आता है, यहाँ से यहाँ तक जो तत्व है डी ब्लॉक में आता है, और यहाँ से यहाँ जो तत्व है एस ब्लॉक में आता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो भी आपको तत्व दिख रहा है वो सब एफ ब्लॉक में आता है। तो आप लोग इसको याद कैसे कीजिएगा? तो याद करिए एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, इस तरह से आप लोग याद करते हैं ना। यानी कि पहला वर्ग में
एस आता है, एस ब्लॉक, दूसरा में पी आता है, तीसरा में डी और चौथा में एफ ब्लॉक। एस पी डी एफ आप लोग भली भांति याद कर लीजिए। ब्लॉक कितने होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं आवर्त सारणी में। एस पी डी एफ, एस पी डी एफ आप लोग याद हो गया। एस पी डी एफ, एस पी डी एफ है ना, आप लोग भली भांति याद कर लीजिएगा। एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, ठीक है। तो चलिए आप लोग यहाँ से समझ गए होइएगा और यहाँ से मिटाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर लिख देता हूँ एस पी डी एफ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दिया है ना, आप लोग समझ जाइएगा ना। 20 ब्लॉक, 20 ब्लॉक, 20 ब्लॉक, 20 ब्लॉक, यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो भी जो भी तत्व है, जो भी तत्व है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो भी तत्व है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी तत्व है, जो भी तत्व है यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये सभी है ना अधिक क्रियाशील तत्व है। सभी अधिक क्रियाशील तत्व है ना, सभी अधिक क्रियाशील तत्व है, क्रियाशील तत्व है। चलिए यहाँ से आप लोग समझ गए होइएगा, अधिक क्रियाशील तत्व है ना। और यहाँ से यहाँ तक आप लोग समझ गए अधिक क्रियाशील तत्व है। और सबसे देखिए ऊपर से नीचे आने पर सबसे अधिक क्रियाशील तत्व एफ आर होता है, सबसे ऊपर। यानी कि ऊपर से अगर नीचे आप लोग आते हैं, ऊपर से नीचे, तो सबसे जो नीचे रहता है उस सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होगा, है ना। और इसमें अगर क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, तो आप लोग भली भांति बोल सकते हैं हाइड्रोजन। कौन? हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन बोल सकते हैं, ठीक। सबसे हल्का तत्व कौन होता है? तो हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन देख सकते हैं आप, यहाँ पे हाइड्रोजन। अगर सबसे हल्का धातु के बारे में अगर पूछ दे एग्जाम में, तो बोलिएगा लिथियम। सर लिथियम होता है, सबसे हल्का धातु लिथियम होता है, ठीक है। तो आप लोग अगर समझ गए होइएगा, धातु के बारे में बोलेगा तो लिथियम होता है, और तत्व के बारे में बोलेगा तो हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो आप लोग भले भांति समझ गए होइएगा। यहाँ से चलिए आगे की ओर हम बढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटाने की कोशिश करूंगा, है ना। यहाँ पर मिटा देता हूँ और यहाँ से आगे हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए हम लोग ये सब तत्वों के देख लिए, यहाँ पे सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होता है ये सब, है ना। और ये सब सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होता है ना, ये सब सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होता है। ऊपर से नीचे आने पर सबसे अधिक क्रियाशील तत्व बनेगा। और हम लोग ये भी देख लिए सबसे हल्का धातु कौन होता है, तो लिथियम। सबसे हल्का तत्व कौन होता है, तो हाइड्रोजन। और इसमें पूछेगा सबसे अक्रिय तत्व कौन होता है, तो हीलियम। सबसे अक्रिय तत्व कौन होता है, हीलियम। और सबसे भारी तत्व कौन होता है, यूरेनियम। यूरेनियम, ठीक है। यहाँ पे कहीं पर आपको दिया होगा यूरेनियम, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, खोज सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूरेनियम सबसे भारी तत्व होता है, आप लोग खोज के बताइएगा, है ना। यहाँ पे छोटा छोटा अक्षर में थोड़ा दिखने में कठिनाई हो रहा है ना। चलिए तो यहाँ पर आप लोग समझ गए, सबसे अक्रिय तत्व पूछेगा तो हीलियम। सबसे हल्का धातु पूछेगा तो लिथियम। सबसे भारी धातु यूरेनियम। सबसे हल्का तत्व पूछेगा तो हीलियम। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ये इसको बोलते हैं क्षैतिज कतार। क्या बोलते हैं इसको? क्षैतिज कतार बोलते हैं, क्षैतिज कतार। क्षैतिज कतार में कितने आवर्त होते हैं? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है ना, कितने आवर्त होते? तो 7 होते। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितने होते हैं? 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो एग्जाम हॉल में बराबर क्वेश्चन पूछता रहता है, ये लमसम 5 से 10 बारी भी क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है इस तरह का क्वेश्चन। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? आप लोग भली भांति बतला दीजिएगा। सर 7 होती है ना। अगर पूछ देगा आवर्त सारणी में उदर्घ कतार की संख्या, इसको बोलते हैं उदर्घ कतार की संख्या, इसको बोलते हैं, ये होता उदर्घ कतार, है ना। इस सब वो उदर्घ कतार बोलते हैं ना, या वर्ग भी बोलते हैं। तो अगर पूछ दे इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या आप लोग बता सकते हैं 18 होती। कितने? 18 वर्ग होते। उदर्घ या वर्ग आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो 18। कितने क्षैतिज कतार होते हैं, या कितने क्षैतिज आवर्त होते हैं, तो या क्षैतिज कतार होते हैं, तो
आप बोलिएगा 36 सर 7 होते, कितने 7 होते, ठीक है। आप लोग बता दीजिएगा 36 7 होते उधर। और ये कौन सा ब्लॉक है, एस हो गया, और ये डी हो गया, और ये पी हो गया, और ये देखिए यहाँ पे ए बतला रहे, और ये पी हो गया, और ये एफ हो गया, है ना। आप लोग समझ गए। एस ब्लॉक जो होता है, जो प्रथम में 36 7 होते, 36 कतार 7 होते हैं ना। और वर्गों की संख्या कितनी होती है, कुल 18 होती है ना। आप लोग देख चुके हैं 36 कतार पूछेगा तो 7, और 36 वर्ग पूछेगा, और चाहे वर्गों की संख्या पूछेगा तो बोलिएगा 18, है ना। आप लोग को बता दिए ये सभी आकीरीय तत्व। हाँ, एक क्वेश्चन और एग्जाम पूछता है, आप लोग बतला सकते हैं। देखिए सबसे आवारा यहाँ पे बतला रहे, सबसे आवारा तत्व कौन होता है, तो हाइड्रोजन सबसे आवारा तत्व होता है। देखिए अम्लीय होते हैं, लेकिन ये सबसे आवारा कौन पूछे, आवर्त सारणी में कौन आवारा तत्व होता है, तो हाइड्रोजन। कौन, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन आवारा तत्व कहा जाता है, हाइड्रोजन का, है ना, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होइएगा हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। और अगर पूछ देगा, देखिए ये सबसे यहाँ पे बतला दीजिए, ऊपर से नीचे आने पर सबसे भारी Fr हो जाएगा, ठीक है। और सबसे हल्का कौन हो जाएगा, H हो जाएगा, है ना, सबसे हल्का H होगा, ठीक है। चलिए अगर अगली क्वेश्चन पूछेगा, देखिए ये सभी क्या होती है, ये सभी जितने तत्व है एस ब्लॉक में जितने भी तत्व है, ये सभी क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। उसके बाद क्षारीय होते हैं। उसके बाद आप लोग बता सकते हैं मुलायम होते हैं, क्षारीय होते हैं। उसके बाद हल्का होते हैं, ये हल्का भी होते हैं, ठीक है। ये हल्का होते हैं, ये हल्का होते हैं ना, ये क्रियाशील होते हैं। इतना बात याद रखिएगा, इस ब्लॉक में जितने भी तत्व होते हैं क्षारीय होते हैं, हल्का होते हैं, मुलायम होते हैं, और अधिक क्रियाशील होते, ठीक है। तो इतना बात आप लोग भली भांति याद रखिए, है ना। कुछ वीडियो है ना कुछ मिनट के लिए लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग धैर्य पूर्वक बनाए रखिए, क्या कि आप लोग के हित के लिए मैं बता रहा हूँ। हाँ, 5 नंबर से 7 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला, है ना। यहाँ से आपका 5 या 7 नंबर एग्जाम में पूछ ही देता, हर साल पूछता है, इसलिए आप लोग धैर्य बना के, पेशेंस बना के रहिएगा, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम में अगर पूछ देगा सबसे कौन सा वर्ग में सबसे मुलायम तत्व होता है, तो आप लोग बोल दीजिएगा सर इस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा मुलायम तत्व होता है, ये क्षारीय होता है, ये हल्का होता है, ये अधिक क्रियाशील होता है, ठीक। चलिए इस ब्लॉक के बारे में बात कर ली। इसकी 36 इसको बोल देगा 36 कतारों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है ना। ऊपर से नीचे आने पर इस ब्लॉक में ऊपर से नीचे आने पर सबसे भारी धातु कौन होता है, Fr होता है। आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे डी ब्लॉक पर, है ना। डी ब्लॉक को देखने की कोशिश करेंगे, डी ब्लॉक को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो डी ब्लॉक में जितने भी तत्व है सभी उपयोगी है। जैसे आप लोग ले लीजिए कॉपर ले लीजिए, हम लोग अधिक उपयोग करते हैं। उसके बाद आप लोग आयरन ले लीजिए, आयरन के भी हम लोग लोहा का अधिक हम लोग उपयोग करते हैं। उसके बाद यूँ सोना ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, ये सभी उपयोगी तत्व सब है ना, सभी उपयोगी तत्व सब है। डी ब्लॉक में जितने भी तत्व होते हैं सभी उपयोगी होते हैं ना। हम लोग घरेलू चीज में उपयोग अधिक करते हैं ना, हम लोग अपनी यूज के लिए अधिक उपयोग करते हैं। और ये जितने होते हैं क्रियाशील तत्व होते हैं, क्षारीय होते हैं, हल्का होते हैं, मुलायम होते हैं, और 36 कतार में 7 वर्ग होते हैं। ऊपर से नीचे आने में सबसे भारी Fr होता है, ठीक। आप लोग समझिएगा। सबसे हल्का तत्व पूछेगा हाइड्रोजन होते हैं, सबसे हल्का धातु पूछेगा तो लिथियम होगा। कौन सा तत्व को आवारा तत्व कहा जाता है, तो हाइड्रोजन तत्व को आवारा तत्व कहा जाता है ना। आप लोग भली भांति समझ गए होइएगा, हाइड्रोजन तत्व को आवारा तत्व कहा जाता है। चलिए तो हम लोग डी ब्लॉक के बारे में भी जानेंगे, और उसके बाद बढ़ते आगे की ओर पी ब्लॉक के बारे में। कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। पी ब्लॉक क्या है, देखिए यहाँ पे पी ब्लॉक बी से डिफाइन कर दिए हम लोग, है ना। पी ब्लॉक, चलिए पी ब्लॉक के बारे में देख लीजिए। ये इसमें पूछ देता है आवर्त सारणी में उदर्ग कतार कितने होती है, तो हम लोग भले भांति जानते हैं, अभी बताए थे 18 होते हैं। इसमें
यहाँ पे बतलाया गया है। उधर इसमें जो जहाँ से पीला पीला आप लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक पीला पीला देख रहे हैं, ये सब कौन सी धातु है? तो ये उपधातु है ना, उपधातु है। और उपधातु की संख्या बतलाए थे कितनी होती है? 7 होती है ना। तो सारी उपधातु और उपधातुओं की संख्या 7 होती है ना। और यहाँ से इधर जितने भी सब धातु, इधर जितने हैं अधातु है। तो आप लोग भली भांति जान गए धातु, अधातु और उपधातु है ना। और यहाँ पर आप लोग भली भांति देख रहे होइएगा, यहाँ पर आप लोग देख रहे होइएगा, यहाँ पे देखिए आप लोग देख रहे होइएगा, देखिए यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जितने भी है ना 57 से लेकर जितने भी तत्व है आप लोग यहाँ पर भली भांति देख रहे होइएगा। 57 है ना, 57 से जितने भी तत्व है यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे है ना, यहाँ पे 57 है, देखिए यहाँ पे 57 है ना। 57 से लेकर जितने भी तत्व है यहाँ तक है ना, जितने भी तत्व है सभी बहुत अधिक विस्फोटक तत्व है ना, विस्फोटक तत्व है। यहाँ पे बम बारूद, गोला बारूद इत्यादि बनाने में विस्फोटक है ना, विस्फोटक एलिमेंट्स है, ये सारे विस्फोटक एलिमेंट्स है। बम बारूद, गोला बारूद ये सब बनाने में 57 से लेकर 73 तक जितने एलिमेंट है, देखिए यहाँ पर 73 बतलाया गया यहाँ पर है ना। 73 जितने भी एलिमेंट्स है सभी को बम बारूद, गोला बारूद यानी जितने भी तत्व है बम बारूद, गोला बारूद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होइएगा भली बातें। यहाँ पे एस ब्लॉक के क्या काम है, और यहाँ पर भी समझ गए होइएगा एस ब्लॉक के क्या काम है, डी ब्लॉक के क्या काम है, पी ब्लॉक के क्या काम है, और एफ ब्लॉक के क्या काम है ना। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है बच्चों इसमें सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है शून्य तत्व कितने शून्य तत्व कौन कौन होता है? तो शून्य तत्व देखिए ये होता है, इसे सभी सारे शून्य तत्व है ना। हाँ, ये सभी शून्य तत्व है। और बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे से पूछता है। यहाँ पे इसको याद करने का सर ट्रिक तो बतला दीजिए। अब ट्रिक तो नहीं बतला याद करने का, तो इसका ट्रिक देखिए, इस ब्लॉक का ट्रिक हम बतला रहे याद करने का। हेलिना का रिबन किसने फाड़ा है ना, हेलिना का रिबन किसने फाड़ा। यहाँ पर आप लोग याद कर सकते हैं हेलिना का रिबन किसने फाड़ा। और यहाँ से यहाँ तक देखिए हेलिना का रिबन किसने फाड़ा। और यहाँ से इसको कैसे सर याद करेंगे? तो इसको याद करेंगे बेटी मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप रोए। यहाँ से आप लोग समझ गए होइएगा। बेटी एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। हेलिना का रिबन किसने फाड़ा, हेलिना का रिबन किसने फाड़ा। बाप बेटी मांगे कार स्कूटर बाप रोए, यानी कि बेटी मांग रहे कार स्कूटर अपनी पिताजी से, तो उसके पिताजी रो रहे हैं ना। चलिए इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा है ना। इस तरह से अगर और इसके अगला पार्ट में हम बताएंगे ये सभी अकीरिय तत्व कैसे होते हैं, ये सभी उपधातु कैसे होते हैं, ये सभी कितने उपधातु का निर्माण हुआ है, और उपधातु किस किस से मिलकर बनता है, समझ गए। मिश्र धातु किस किस से मिलकर बनता है, हाँ, परमाणु संख्या से क्या क्या बनता है, तत्व से क्या क्या बनता है। चलिए तो आई होप आज की वीडियो बस इतना ही।